कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात की खाड़ी से लेके बंगाल की वादी तक हिंदुस्तान का मुसलमान सुलग रहा था। फिक्र नजर की वादियां तबाह बर्बाद की जा रही थी। ऐसे पुरअशुभ दौर में मुसलमानों के होठों का तबस्सुम उठा हुआ था। ऐसे पुरअशुभ दौर में हैदराबाद की सरजमीन से एक मर्द मुजाहिद उठता है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह पैगाम देता है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। नौजवान साथियों, मुत्तहिद होंगे तो मोमिन पुकारे जाओगे, मुत्तहिद होगे तो मोमिन पुकारे जाओगे, मुंतशर रहकर यहाँ किस्तों में मारे जाओगे। दुनिया की क्या हस्ती है, हम अर्श हिला देंगे। दुनिया की क्या हस्ती है, हम अर्श हिला देंगे। तकबीर का एक नारा जब मिल के लगा देंगे। नौजवान साथियों, एक दम जब यूपी का इलेक्शन चालू था, मेरे कायदे मोहतरम कार के जरिए आ रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, वहां पर गोलियों की बौछार हो गई। टोल नाके के ऊपर दुश्मनों ने असदुद्दीन अवैसी पे हमला कर दिया। मेरे कायद के बीच में जिंदगी और मौत का फासला सिर्फ 10 फीट का था। 10 फीट के फासले के ऊपर मेरे कायद जो है तो कार में बैठे हुए थे और दुश्मन की गोलियां चल रही थी। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मेरे कायद का बाल बीबी का नहीं हुआ और मेरे कायद उस गोलियों की बौछार से निकल कर आगे चले गए। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि इस इलेक्शन के बहाने आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। नौजवान साथियों, काबिल ताजीम बुजुर्गों, आने वाली 13 मई को आपको एक अहम फैसला करना है। आपने 5 साल पहले भी एक अहम फैसला किया था और आज भी आपको आने वाली 13 तारीख को आपको एक अहम फैसला करना है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अली जनाब इम्तियाज जलील साहब यहां से फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके काम और उनकी कारकर्दगी को देखते हुए 5 साल के अंदर उन्होंने जो काम किया है, उन कामों को देखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनको दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया है और वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सारी बातें आपको मालूम है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आने वाली 13 मई को हम आप लोग जो यहाँ पर जमा है और जो भी है, आप यकीनन अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप लोग MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पतंग का ही बटन दबाने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तो वोट देने ही वाले हैं, लेकिन अपने परसेंटेज को बढ़ाना होगा। ये सबसे बड़ी चीज है कि हमको हमारे पास में वोट की अहमियत नहीं है। हमको वोट की अहमियत को समझना होगा और हमको परसेंटेज को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें जो है तो जब तक परसेंटेज नहीं बढ़ेगा मुस्लिम एरिया के अंदर तो हम जो है तो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हमको अगर कामयाबी हासिल करना है तो हमारे परसेंटेज को बढ़ाना होगा। तो नौजवान साथियों, अब कुछ लोग कहते हैं कि इम्तियाज जलील साहब ने 5 साल में क्या काम किया। इम्तियाज जलील साहब ने 5 साल में वो काम करके दिखाए जो शिवसेना और बीजेपी के चंद्रकांत खैरे साहब ने 20 साल के अंदर जो काम नहीं किया, वो काम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो है तो 3 साल के अंदर करके बता दिए। अब 3 साल कैसे? ये 2 साल तो कोविड के चले गए और सिर्फ 3 साल बचे थे। तो 3 साल के अंदर जितना 20 साल में चंद्रकांत खैरे साहब ने पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई, 3 साल के अंदर मेरे कायदे मोहतरम अली जनाब इम्तियाज जलील साहब ने सिर्फ 3 साल में 20 साल का मुकाबला किया और वो जितने इन्होंने उठाई थी उससे ज्यादा आवाज जो है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उठाई। उसके बाद अब काम की बात करते हैं लोग कि क्या काम किया। इनके 5 साल के अंदर एक दुआ फाउंडेशन बोल के इनका एक
ये चलता है। इसमें जो है तो मुस्लिम खवातीन गैर मुस्लिम खवातीन को जो है तो सिलाई मशीन और कंप्यूटर ऐसे चीजों को सिखाकर इन्हें सिलाई मशीन और कंप्यूटर पूरा सीखने के बाद फ्री ऑफ चार्ज में दिया गया। इसके बाद जब यहाँ पर 400 बेड का एक अस्पताल साहब ने मंजूर करवाया, जो है तो दूध डेयरी के पास में जो है तो वो मंजूर हो गया 400 बेड का खवातीन और बच्चों के लिए। 100 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी के लिए साहब ने मंजूर करवाया और पूरे औरंगाबाद के अंदर एक डेवलपमेंट का एक रोडों का पूरा जाल बिछा दिया। और ये पूरा जाल बिछाकर औरंगाबाद में जो खैरे साहब ने पूरे 20 साल के अंदर औरंगाबाद को जो पूरा उजाड़ कर दिया था, पूरा जो है तो एक पूरा शहर को बखेड़े पे बदल दिया था, पूरा गढ़ों में शहर ही बदल दिया था। 20 साल में जो काम नहीं किया, 5 साल के अंदर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पूरे शहर के अंदर रोडों का जाल बिछा दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है नौजवान साथियों कि मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब ने सबसे बड़ा कारनामा तो यह दिया कि वो गुस्ताख रसूल तस्लीमा नसरीन जो औरंगाबाद के अंदर कदम रख रही थी, जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, उस जलील औरत को मेरे कायद मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद के एयरपोर्ट से जहाज से नीचे भी पैर रखने नहीं दिया। और वैसा क्या वैसा ही उसको जिस प्लेन से आई थी उसी प्लेन से वापस जाना पड़ा। और क्या क्या काम मैं आपको गिनाता चलूं साहब के, वो तो आप भी जानते हैं कि पूरे शहर में क्या क्या साहब ने काम किए। फिसादों का मसला हुआ, वहां पर भी साहब ने काम किए। कई जो है तो लोगों को इसमें ये करे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है जमाने में तो कोहराम मचा दो। तो नौजवान साथियों, हमने बहुत सुना है नारेगांव का नाम। यहाँ पर बहुत नौजवान यहाँ के जो जोश में रहते हैं, बहुत नाम सुना है नारेगांव का कि किनारों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, किनारों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराता है नारेगांव का नौजवान कहते हैं। तो नौजवान साथियों 13 मई को तूफानों से टकराने का वक्त आ चुका है। 13 मई को अपने काम को आगे पीछे कर कर तूफान से टकराना है। और हमें उम्मीद है कि नारेगांव के नौजवान, नारेगांव के उलमा इकराम, नारेगांव के अकाबिर मिल्लत और नारेगांव की हमारी पर्दानशीन माए बहने एक दिन के लिए 13 मई को इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी के लिए आप निकालो। एक दिन खुदा की कसम हम आपसे वादा करते हैं, और हमने पहले भी वादा किया था और उसको पूरा किया, कि एक दिन आप हमारे लिए निकाल कर हमको 5 साल के लिए अपना गुलाम बना लो। 5 साल तक हम आपकी गुलामी करते रहेंगे। हमारे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात की खाड़ी से लेके बंगाल की वादी तक हिंदुस्तान का मुसलमान सुलग रहा था। फिक्र नजर की वादियां तबाह बर्बाद की जा रही थी। ऐसे पुरअशुभ दौर में मुसलमानों के होठों का तबस्सुम उठा हुआ था। ऐसे पुरअशुभ दौर में हैदराबाद की सरजमीन से एक मर्द मुजाहिद उठता है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह पैगाम देता है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह। नौजवान साथियों, मुत्तहिद होंगे तो मोमिन पुकारे जाओगे, मुत्तहिद होगे तो मोमिन पुकारे जाओगे, मुंतशर रहकर यहाँ किस्तों में मारे जाओगे। दुनिया की क्या हस्ती है, हम अर्श हिला देंगे। दुनिया की क्या हस्ती है, हम अर्श हिला देंगे। तकबीर का एक नारा जब मिल के लगा देंगे। तो नौजवान साथियों,
जब जब भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, तो मेरे कायद मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब ने और इम्तियाज जलील साहब ने, ये दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ही दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाई है। और जब जब भी यहाँ पर कौम के लिए ये होता है, चाहे धनगर समाज का मामला हो, चाहे वंजारी समाज का मामला हो, चाहे मराठा समाज का मामला हो, चाहे किसी भी समाज का मामला हो, मेरे कायदे मोहतरम ने कभी भेदभाव नहीं किया और अपने पूरी ताकत के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज को बुलंद किया। एक दफा जब यूपी का इलेक्शन चालू था, मेरे कायदे मोहतरम कार के जरिए आ रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, वहां पर गोलियों की बौछार हो गई। टोल नाके के ऊपर दुश्मनों ने असदुद्दीन अवैसी पे हमला कर दिया। मेरे कायद के बीच में जिंदगी और मौत का फासला सिर्फ 10 फीट का था। 10 फीट के फासले के ऊपर मेरे कायद जो है तो कार में बैठे हुए थे और दुश्मन की गोलियां चल रही थी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मेरे कायद का बाल बीबी का नहीं हुआ और मेरे कायद उस गोलियों की बौछार से निकल कर आगे चले गए। आगे जाने के बाद जब गाड़ी को रोका तो पूरे मीडिया वालों ने मेरे कायद को घेर लिया और कहा कि असदुद्दीन अवैसी, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? तुम्हारे ऊपर गोलियों की बौछार हो गई, तुम्हारे ऊपर जो है तो इतना हमला हुआ, तुम्हारी कार पे पूरी गोलियों के निशान लग गए। तो मेरे कायद ने कहा कि नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन? तो और जब मीडिया वालों ने ये देखा तो साहब ने कहा कि न गोलियों की बौछार से न तलवार की धार से, अरे बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तो ये मेरे कायद के अल्फाज थे। वो कायद हम मुसलमानों को और दबी कुचली नस्लों को जिल्लत से निकालने के लिए, अपने जो है तो कौम को, मिल्लत को जिल्लत से निकालने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। कभी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र को आता है, कभी गुजरात को जाता है, कभी यूपी को जाता है, कभी बिहार को जाता है, कभी कर्नाटक को जाता है। ये क्यों जाता है? सिर्फ मिल्लत का दर्द उनके दिल में है और मिल्लत को जिल्लत से निकालने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है मेरा कायद। तो मैं आपको मुख्तसर अंदाज से बात करता चलूं कि औरंगाबाद के अंदर जब पहली मर्तबा औरंगाबाद में पहली मर्तबा 2014 में इलेक्शन होने जा रहे थे, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग ये कह रहे थे कि ये नई पार्टी, ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये असदुद्दीन अवैसी, ये अकबरुद्दीन अवैसी, ये दोनों भाई आकर औरंगाबाद के अंदर क्या हल्का भारी कर लेंगे, क्या कम ज्यादा कर लेंगे। 2014 में इलेक्शन चालू थे, पहली बार यहाँ पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कदम रखा तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग कह रहे थे कि ये हमारा इलाका है, ये हमारा इलाका है, हमारा जरखेज इलाका है, यहाँ पर ऊपर सेंटर में भी हमारी हुकूमत है, महाराष्ट्र में भी हमारी हुकूमत है और ये दो भाई हैदराबाद से आकर महाराष्ट्र के अंदर क्या कर लेंगे? ये तो हमारा जरखेज इलाका है। अरे अक्ल के अंधों, नादानों, कांग्रेसी राष्ट्रवादियों, इलाके तो कुत्तों के हुआ करते हैं, शेरों के नहीं। इलाके तो कुत्तों के हुआ करते हैं, शेरों के नहीं। अरे शेर तो जहां जाता है अपना इलाका खुद बना लेता है। और ये दो शेर हैदराबाद की सरजमीन से औरंगाबाद के मुकद्दर सरजमीन पे आए, अपना इलाका बनाया। यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 MLA, 25 नगर सेवक और महाराष्ट्र के अंदर पूरे 150 नगर सेवक, ये इलाका ये बनाया उन्होंने। तो इलाके शेरों के हुआ करते हैं। तो नौजवान साथियों, मैं थोड़ी बात करके आपसे मैं इजाजत चाहूंगा कि हमारा मुकाबला जो है
तो शिवसेना, बीजेपी और महाविकास आघाड़ी जो तीन टुकड़े बनाकर एक जगह आए हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, जब औरंगाबाद का नाम तब्दील हो रहा था, उद्धव ठाकरे साहब की जो हुकूमत है, ये जो है तो आखिरी सांसें गिन रही थी। ये गैस के ऊपर थी, वेंटिलेटर पर थी। जाते जाते कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई उद्धव ठाकरे साहब ने, और जाते जाते जो आखिरी अंतिम सांसें गिन रही थी, कुछ राष्ट्रवादी के मिनिस्टर, कुछ कांग्रेस के मिनिस्टर और जो है तो उद्धव ठाकरे के कुछ मिनिस्टर, 8 मिनिस्टरों ने फैसला करके औरंगाबाद का नाम बदली करने की नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसका हाल क्या हुआ? इसका जो है तो अल्लाह की तरफ से इन पे अजाब कैसा आया? नाम तो तब्दील नहीं हुआ, कोर्ट के अंदर मैटर चालू है, जो फैसला होगा हम उसको मंजूर करेंगे। तो मैं कह रहा था कि हमारा जो मुकाबला है, ये शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, ये जो एक अपने महाविकास आघाड़ी बनी है, तो महाविकास आघाड़ी से है। तो मैं ये बताता चलूं कि हमारा मुकाबला सीधा सीधा महाविकास आघाड़ी और शिवसेना, बीजेपी, संदीप बाबू भुमरे साहब और खैरे साहब से है। अब एक उम्मीदवार आघाड़ी का है, तो जिन्होंने, मैं कह रहा था कि ये लोगों ने औरंगाबाद का नाम तब्दील करने के लिए, इन्होंने जो है तो ये तीनों पार्टियों ने मिलकर औरंगाबाद के नाम को तब्दील करते वक्त हामी भरी और सबने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया, जिसमें कांग्रेस भी थी, राष्ट्रवादी भी थी और शिवसेना भी थी। तो इनका हाल क्या हुआ? शिवसेना, उद्धव ठाकरे के लोगों ने, जो शिंदे इनके पास था, इनकी पार्टी से चुन के आया हुआ एक जो है तो आमदार था, इसने ही पार्टी को तोड़कर 40 से 45 एमएलए लेकर अलग हो गया। पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। यहां तक के शिवसेना का, जिन्होंने औरंगाबाद को नाम को तब्दील किया था, उनका नाम भी मिट गया और निशान भी मिट गया। उनका नाम, शिवसेना का नाम, वो दूसरे शिंदे साहब के पास चला गया और इनका धनुष बाण का निशान भी जो है तो शिवसेना के पास चला गया। इनका नाम भी गया और निशान भी गया। ये थी औरंगाबाद के नाम को तब्दील करने की ऊपर से मार पड़ी रही। राष्ट्रवादी वालों ने भी जो है तो इसमें हाथ उठाकर समर्थन किया था औरंगाबाद को नाम को तब्दील करने के लिए। तो उनके भी भतीजे ने चचा को धोखा दे दिया और पार्टी का निशान भी छीन लिया और पार्टी का नाम भी छीन लिया और शरद पवार साहब हाथ मलते रह गए। अब रही तीसरी पार्टी कांग्रेस, तो कांग्रेस के ने भी इसके अंदर पूरा साथ दिया था औरंगाबाद के नाम को तब्दील करने के लिए। तो वो भी जो है तो कांग्रेस के भी जो है तो बड़े दिग्गज नेता जो थे, जिनका अशोक राव चौहान, बड़े जो एक जमाने में चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे, उनके वालिद शंकर राव चौहान, वो भी चीफ मिनिस्टर थे। ऐसे लोग पार्टी को छोड़कर चले गए। तो ये अजाब अल्लाह का था कि औरंगाबाद की सरजमीन, जो मुकद्दस सरजमीन, बुजुर्गाने दीन की सरजमीन है, ऐसी सरजमीन के नाम को तब्दील करने वालों, तीनों पार्टियों के 3-13 हो गया और परेशान होकर तीनों फिर एक जगह आए और उन्होंने चंद्रकांत खैरे साहब को अपना उम्मीदवार बनाया। वो चंद्रकांत खैरे जिन्होंने 20 साल के अंदर इस औरंगाबाद, ये पानी का मसला है नौजवान साथियों, ये जो आपके नारेगांव के अंदर पानी आज तक नहीं आया, 20 साल हो गए तकरीबन, जो ये सामंदर की लाइन मंजूर हो चुकी थी। 1300 करोड़ से जो है तो ये स्कीम शुरू हुई थी, आज जो है तो 3750 करोड़ पे आके रुकी हुई है। लेकिन ये अभी तक काम नहीं हुआ। ये काम क्यों नहीं हुआ कि 20 साल तक चंद्रकांत खैरे साहब जो है तो एमपी थे, वो चाहते तो सिर्फ 5 साल के अंदर ये काम को करा सकते थे, लेकिन नहीं कराया। और औरंगाबाद को उजाड़ने के अंदर, औरंगाबाद को आज से 20 साल पीछे ले जाने के अंदर अगर किसी का हाथ है तो शिवसेना के एमपी जो है तो चंद्रकांत खैरे का है।
ये तो इनका था, तो इनको तो वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ कांग्रेस के जो है मुसलमान, एक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का एक कौल है, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का एक कौल है कि अगर जंग जीतनी हो तो दुश्मन से पहले उसके दलालों को खत्म करो। आज आप कहेंगे कि ये दलाल कौन है? ये मुसलमानों के बीच जो दलाल आ रहे हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी के, जो मुसलमान है और मुसलमानों को बहकाने के लिए आ रहे हैं, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दलालों से होशियार रहना है। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दलाल, ये मुस्लिम कांग्रेसी, मुस्लिम राष्ट्रवादी के लोग आज खैरे को इतना साफ सुथरा बनाकर पेश कर रहे हैं तुम्हारे सामने कि ये दूध का धुलावा है। वही खैरे जो कहता था कि हमको फक्र है, शिवसेना ने कहा कि बाबरी पार्टी 15 मिनट हमको जो है तो फक्र है इस बात का, वो आज आ रहा है तुम्हारे सामने सेकुलर बनकर। और कौन ला रहा है इनको? आज मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से और आप लोगों की पूरी जो जोश को देखकर कि 80% मुस्लिम वोटिंग हाथ MIM के साथ है, खाली जो है तो 90% कम से कम हमारे साथ है, और 10% की खीर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के मुस्लिम नेता ये चाटते फिर रहे कि जाओ ये मुस्लिम महलों में जाकर तुम भड़काओ, और जो है तो खैरे साहब को सेकुलर है बोल के। अरे जो आदमी ने सारी जिंदगी जो है तो क्रिमिनल रहा, सारी जिंदगी जो है तो अपनी जात का खुद फायदा नहीं किया, अपनी कौम का जिन्होंने चुन कर दिए उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाया, तो हमको क्या फायदा पहुंचाएगा? तो ये हम इनको वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा उम्मीदवार हमारे पास है, तो ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दलाल अगर आपके पास आए तो इनको ऐसी सबक सिखाओ कि ये मुसलमान, फिर ये जो राष्ट्र और कांग्रेसवादी के मुसलमान कह रहा हूं मैं, दूसरे कोई नहीं, राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के मुसलमान जो दलाली कर रहे हैं खैरे की, इनका नाम लेकर बावत बुलंद कह रहा हूं आपसे कि ये आए तो इनको अच्छा सबक सिखाओ, और जिस तरह आए उस तरह इनको वापस भेजो कि जाओ खैरे के पास उसकी गुलामी करो। हम तो जो है तो हम तो उसके गुलाम नहीं है, हम तो नबी के गुलाम है, हम तो असदुद्दीन अवैसी के गुलाम है, हम उनकी गुलामी करेंगे, हम इनकी गुलामी करने वाले नहीं। तो नौजवान, अब रही बात खाली कि बीजेपी का भी उम्मीदवार हमारे सामने है, तो हमसे वादे किए गए थे कि 15 लाख रुपए के खाते में आएंगे। भैया 15 लाख रुपए तो हमारे खाते में नहीं आए, खाली जो है तो 5 किलो अनाज क्यों आया? तो 15 लाख का वादा मोदी साहब ने किए थे, तो 5 किलो अनाज पे लाकर रुका दिया, कहा 15 लाख और कहा 5 किलो अनाज। तो मैं इसके लिए आपसे शेर कहूंगा और अपनी जगह लूंगा कि कफन हटा दो मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। कफन हटा दो मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। और दफनाने वालों थोड़ी देर और ठहर जाओ, मुझे उम्मीद है अब भी मेरे खाते में 15 लाख आने की। तो नौजवान साथियों, अभी यहाँ पर और भी उम्मीदवार खड़े हैं, एक भी वोट आप मस्जिद के अलावा किसी को नहीं देंगे। बस एक शेर के साथ में आपसे इजाजत चाहूंगा, क्यों सो गए हो कौम का मियार बेचकर, क्यों सो गए हो कौम का मियार बेचकर, हक छीन लो बेहिसी तरह बाजार बेचकर, और फिरका परस्तों से तुम डरने लगे हो अगर, तो चूड़ियां खरीद लो तलवार बेचकर। खुदा हाफिज, शुक्रिया।